प्रताड़ित कर सकते हो, वरना हमारी तलवार तुम्हारी गर्दन पर चल जाएगी। कलयुग समझ गया कि हम मारे जा सकते हैं। उसी वक्त महाराज परीक्षित के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि हमारा नाम है कलयुग, हम 4 भाई हैं, हमारे 3 भाई राज्य को कर चुके हैं, अब हमारी बारी आई है। भक्तों, ब्रह्मा जी ने 4 युगों को बनाया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग ने तो अपना राज्य कर लिया, त्रेता भी राज्य को करके निकल गया, द्वापर निकल गया, अब हमारा नंबर है, हमें भी राज्य करके दीजिए। परीक्षित लाल कहने लगे हैं कि तुम्हारा नाम अगर कलयुग है तो इसका मतलब ये तो नहीं है तुम गाय और बैल को इस तरह से प्रताड़ित करोगे। अरे तुम्हें अगर रहना है तो रह सकते हो, पर इस तरह से नहीं। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा कि राजन हमें कहां पर रहना है। जवाब दिया कि तुम्हें हम स्थान दे रहे हैं, वहां तुम्हें रहना है, जहां पर जुआबाजी होती हो वहां पर तुम्हारा रहना उचित है, जहां पर वैश्यालय बने हुए हैं वहां तुम्हें रहना है, जहां पर झूठी गपोलियां उड़ाई जा रही हो वहां तुम्हें रहना है, और जहां हिंसक होते हैं वहां तुम्हें रहना है। कलयुग ने जवाब दिया कि हमें अपनी स्वेच्छा से तुमने सभी स्थान दिए हैं, अब हमारी स्वेच्छा से मुझे कोई स्थान दे दीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा कि तो मांग लीजिए। कलयुग ने कहा कि हमें स्वर्ण में एक स्थान और दे दीजिए, और स्वर्ण में जैसे ये स्थान मिलो है भक्तों, तो कलयुग महाराज परीक्षित के जो मुकुट सर पर रखा था स्वर्ण का, उसी में जाकर के निवास करने लगा। अब आप लोग ये कहो कि कलयुग का वास सोने में है, नहीं। अरे अगर कलयुग का वास स्वर्ण में है तो सोने के तो सभी आप जितने भी आइटम हैं हर घर में माताओं बहनों के पास हमेशा ही सोना है, कुछ न कुछ पहने ही रहते हैं। तो आप लोग सोचो कि अब जो सोने में जब कलयुग कोई बास है तो सोना पहनना ही नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, हर स्वर्ण में कलयुग का निवास नहीं है। जो बेईमानी से जो लूट पाट करके जो सोना लाया गया है उस सोने में कलयुग का निवास होता है। और भक्तों, अब ये कहो कि राजा परीक्षित के मुकुट जो पहने थे सोने का, उसमें फिर कैसे कलयुग बैठ गया? वो मुकुट कैसा था? वो भी मुकुट जरासंध, भीम ने जरासंध को मारा था, वो मुकुट ला करके भीम ने संदूक में रख दिया था, और इधर
जब पांचों पांडव हिमालय के लिए चले गए और इधर परीक्षित जब राजा बने हैं तो सोचने लगे कि हमारे बाबा क्या क्या धरोहर छोड़ करके गए हैं। तो उन्होंने धरोहर देखी, संदूक खोला तो यही मुकुट मिल गया, वो जरासंध वाला। उसी मुकुट को पहन करके ये शिकार करने के लिए गए थे। तो वो भी तो दूसरे का ही तो मुकुट था। इसी मुकुट में जाकर के कलयुग निवास करने लगा। और हम एक बात और बताते चले, कलयुग तो बिल्कुल कम उम्र का है, लेकिन अभी कलयुग को लगभग 5000 वर्ष से कुछ ऊपर वर्ष हो गई हैं आए हुए। कलयुग अभी बचपन में है, पालने में खेल रहा है, और कलयुग जब जवानी पर आएगा तो पता नहीं क्या होगा इस धरती पर। सतयुग की उम्र विद्वानों ने 17,96,000 वर्णन की है। और भक्तों, त्रेता की उम्र 12,64,000 का आंकलन बताया है। और द्वापर की उम्र 8,64,000 बताई। और कलयुग की उम्र 4,32,000 है। ऐसा किसी विद्वान ने लिखा है। तो अब सबसे उम्र कम कलयुग की तो है, लेकिन कलयुग का प्रभाव अभी से इतना पड़ने लगा है भक्तों। जब कलयुग जवानी पर आएगा तो क्या होने लगेगा ये तो भगवान ही बता सकेंगे। तो वो मुकुट पहन करके भक्तों गए थे। उसी मुकुट में जब कलयुग सवार हो गया, महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में स्थान तो दे दिया, लेकिन स्वर्ण का जो मुकुट बांधे थे उसी में कलयुग बैठ गया। बुद्धि बिगड़ गई। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं भक्तों। उस समय महाराज प्यास से बड़े बेचैन हो रहे थे। शमीक ऋषि उस समय भगवान का भजन कर रहे थे। और महाराज परीक्षित ने जाकर के शमीक ऋषि से जल की मांग कर दी। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, मोए भारी लग रही प्यास, पीवाए दो पानी, बिना पानी के सतत, बिना पानी के सतत जाति जिंदगानी, बिना पानी के सतत। हमको भारी लग रही प्यास, पीवाई देव कमो को पानी,
भिक्षु को पानी पिवाई दे हमको पानी मोको भारी लगी रही प्यास पिवैयो काम को पानी। शमीक ऋषि के आश्रम पर महाराज परीक्षित ने जल की मांग कर दी। उस समय ऋषिवर ध्यानस्थ थे भक्तों, उन्होंने आवाज को नहीं सुना। खोपड़े पर कलयुग सवार था महाराज के। महाराज परीक्षित को थोड़ा क्रोध आया, कहने लगे कि मैं राजा हूं, काना भी नहीं हूं, कुरूप भी नहीं हूं, दुनिया में हम निसंतान भी नहीं हूं, फिर भी इस संत ने मेरा चेहरा देखना पसंद क्यों नहीं किया, मेरी बात को क्यों नहीं सुना। उसी वक्त क्रोध में आकर के सामने से एक मृत सर्प उठाया और उस मृत सर्प को उठा करके बाण के अग्रम भाग पर रखा। बाण के अग्रम भाग पर रख करके शमीक ऋषि के गले में डाल। लेकिन ऋषिवर को कुछ नहीं पता, क्योंकि ऋषि तो उस समय ध्यानस्थ थे। शर्त को डाल करके महाराज परीक्षित वहां से चले हैं। देखिए भक्तों, दुर्भाग्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब खोपड़े पर कलयुग सवार होता है तो बुद्धि सार्थक कार्यों से हट करके ठीक विपरीत चलने लगती है। आरे लोहे सर्प उठाए ऋषि के गले में डारो है। लोहे सर्प उठाए ऋषि के गले में डारो है। कोई घोड़ा सवार के राजा घर को आयो है। अरे ओए घोड़ा में सवार कर राजा महल न आयो है। उतारो है आरे मुकट महलन में उतारो है।
सोई आई गई अम्मा की याद के भूपया दिल घबराया है। सोई आई ऋषि की याद भूपया दिल घबराया है। हाँ भैया, मृत सर्प ऋषि के गले में डाल करके महाराज परीक्षित महलों में जब आए हैं, उन्होंने महलों में आकर के जैसे ही अपने सिर से मुकुट को उतार करके रखा, परीक्षित को याद आ गया है कि हम मृत सर्प शमीक